हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स इन वर्ल्ड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक का चैप्टर 6 पढ़ने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। ये वीडियो आपको क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज सीयूटी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंट्रोडक्शन। हियर वी विल डिस्कस कि क्या क्या की पॉइंट्स हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। द फर्स्ट वन इज फोकस ऑन पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ड्यूरिंग द इमरजेंसी 1975 टू 1977। एज वी नो कि इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगी थी 1975 से 1977 तक। उसकी क्या क्या पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिक्वेंसेज हुए वो हम इसमें देखेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि क्या रीजंस थे और कैसे इम्प्लीमेंट की गई इमरजेंसी, और इंडियन डेमोक्रेसी ने इससे क्या लेसन्स सीखे। ओके। बैकग्राउंड टू इमरजेंसी। क्या क्या बैकग्राउंड पॉइंट्स थे इमरजेंसी लगने के पीछे। तो सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक कंटेस्ट। अब इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में हम देखेंगे इकोनॉमिक स्ट्रेन ड्यू टू 1971 वॉर। इंडिया ने 1971 वॉर लड़ी थी फॉर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने के लिए इंडिया ने उसकी मदद करी थी। तो इस वजह से हमारी इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रेन पड़ा था, हमारी इकोनॉमिक रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ हुए थे, और साथ ही साथ बांग्लादेश रेफ्यूजी क्राइसिस भी हो गए थे। ऑलमोस्ट 8 मिलियन जो लोग थे उन्होंने बांग्लादेश का बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में एज अ रेफ्यूजी रहने लगे थे। और साथ ही साथ इन्फ्लेशन, महंगाई भी बढ़ रही थी। 1973 में महंगाई 23% थी और 1974 में वो 30% हो गई थी। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी और फूड स्कैरसिटी भी थी। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल कंटेस्ट। इंदिरा गांधी ग्रोइंग सेंट्रलाइजेशन पावर। हमने देखा था लास्ट चैप्टर में कि 1971 इलेक्शंस में इंदिरा गांधी को मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिले थे और उन्होंने सरकार बनाई थी। अब इंदिरा गांधी अपनी जो पावर है उसको बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज करने लगी, अपने हाथ में ज़्यादा पावर रखने लगी, सेंटर के पास ज़्यादा पावर कॉन्सेंट्रेट करने लगी। और फिर टेंशन्स बिटवीन द गवर्नमेंट एंड जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में भी टेंशन्स और डिफरेंसेस देखने को मिले। जो कोर्ट थे वो चैलेंज कर रहे थे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को। ये सारे पॉइंट्स हैं फॉर द बैकग्राउंड ऑफ द इमरजेंसी। की इवेंट्स लीडिंग टू इमरजेंसी। क्या क्या ऐसे इवेंट्स थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने नेशनल इमरजेंसी इंडिया में लगाई। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुजरात एंड बिहार मूवमेंट्स। गुजरात और बिहार दोनों ही कांग्रेस रूल स्टेट थी। सबसे पहले गुजरात में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ जनवरी 1974 में। वहां पे जो स्टूडेंट्स थे दे स्टार्टेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट for rising prices of food grains, cooking oil as other essential commodities and against corruption। और इस प्रोटेस्ट को मेजर अपोजिशन पार्टीज ने भी सपोर्ट किया और ये इतना वाइड स्प्रेड हो गया कि जो वहाँ की स्टेट है वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा। और जो अपोजिशन थी उसने डिमांड की फ्रेश इलेक्शंस की। फिर गुजरात में फ्रेश इलेक्शंस हुए जून 1975 में और कांग्रेस उन इलेक्शंस में हार गई। गुजरात के बाद बिहार में भी हमने सेम सिनेरियो देखा। मार्च 1974 में बहुत सारे स्टूडेंट साथ आए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट राइजिंग प्राइसेस, फूड स्कैरसिटी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन। और इसको लीड किया जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने डिमांड किया गवर्नमेंट को कि वो रिजाइन कर दे बिहार से और एक फ्रेश इलेक्शंस बिहार में करवाए जाएं। बट गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिजाइन। और इसी के साथ जयप्रकाश नारायण ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लोगन दिया, टोटल रेवोल्यूशन का। सेकेंड जो की इवेंट है वो है रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1974। रेलवे स्ट्राइक वाज लेड बाय जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस ने इसको लीड किया था एंड ही गिव अ कॉल फॉर नेशन वाइड स्ट्राइक। नेशन वाइड हम रेलवे एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक करी थी क्योंकि उनकी जो डिमांड्स थी बोनस और सर्विस कंडीशंस को लेके उनको दबाया जा रहा था। बट जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये स्ट्राइक को भी इलीगल करार घोषित कर दिया और साथ ही साथ उनके जो लीडर्स थे उनको भी अरेस्ट कर लिया और वर्कर्स को भी अरेस्ट कर लिया गया बहुत सारे। अब जो हम थर्ड इवेंट है वो पढ़ते हैं। कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी इज द थर्ड की इवेंट। तो अब इसमें हम देखते हैं कि पहले से गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी और जो जुडिशरी थी उनके बीच में डिफरेंसेस चल रहे थे। बट इसी बीच क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट में एक न्यू लॉ पास किया। उसमें उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री या पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल राइट्स जो है उनको कभी भी ख़त्म कर सकती है, कभी भी वापस ले सकती है और कोई भी इसके खिलाफ चैलेंज नहीं कर सकता। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई।
हम और केशव नंदा भारती केस बहुत ही एक फेमस केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट निकाला कि पार्लियामेंट कुड नॉट अमेंड और ऑल्टर द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर। जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको जो पार्लियामेंट है वो अमेंड नहीं कर सकती, उसको चेंज नहीं कर सकती। अब इसी बीच क्या हुआ, एक वैकेंट सीट आ गई, चीफ जस्टिस की वैकेंट सीट आ गई। ओके, तो इसका एक प्रोसीजर होता है चीफ जस्टिस को चूज करने के लिए। जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। बट जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने क्या किया, जो 3 मोस्ट सुपीरियर जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के उनको छोड़कर एन रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। अब एन रे को उन्होंने इसलिए बनाया ताकि वो अपने जो रूल्स है और जो अपनी पॉलिसीज है उनको इजीली इम्प्लीमेंट करा सके। अब इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो गई। अब क्लाइमैक्स तो तब आया जब हाई कोर्ट ने एक रूलिंग दी और डिक्लेयर कर दिया इंदिरा गांधी के इलेक्शन को ही इनवैलिड। उन्होंने कहा इंदिरा गांधी को अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि उनका जो इलेक्शन है वही इनवैलिड है। अब वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि क्या हुआ, इसके पीछे की स्टोरी क्या थी। डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी 1975। अब इसकी बैकग्राउंड स्टोरी हम देखते हैं। जैसा कि हमने देखा था पहले ही जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में बहुत सारी टेंशन चल रही थी। केशवानंदा भारती केस हुआ, उसके बाद एन रे का चीफ जस्टिस बन जाना, और उसके बाद थर्ड ये हुआ कि जो हाई कोर्ट था उसने इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था उसको इनवैलिड घोषित कर दिया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 12 जून 1975 में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जो इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जस्टिस थे उन्होंने एक जजमेंट पास करी। उसमें उन्होंने बोला इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन है लोकसभा का वो इनवैलिड है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि राज नारायण एक सोशलिस्ट लीडर थे और साथ ही साथ वो 1971 के इलेक्शंस में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पद पे खड़े हुए थे इंदिरा गांधी के खिलाफ। उन्होंने एक पिटीशन डाली इंदिरा गांधी के खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर। उन्होंने बोला इंदिरा गांधी हैज यूज द सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन हर इलेक्शन कैंपेन्स। उन्होंने इंदिरा गांधी ने जो सर्विसेज हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स की उनको यूज किया इलेक्शन कैंपेन में अपने 1971 का जो इलेक्शन था उसमें। अब जजमेंट जो आई हाई कोर्ट की उसके हिसाब से लीगली जो इंदिरा गांधी थी वो एमपी तो नहीं रह पाई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रह पाई, और इसका मतलब ये हुआ कि वो प्राइम मिनिस्टरशिप से भी उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। अब इन सारी पॉलिटिकल सिनेरियो का फायदा किसने उठाया, इस सारी पॉलिटिकल सिनेरियो का फायदा उठाया हमारे अपोजिशन ने। अब जब हमारे देश का प्रधानमंत्री की पोजीशन से ही उसको हटा दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उनको बोला कि उनकी पोजीशन ही इनवैलिड हो गई, उनके इलेक्शन ही इनवैलिड हो गया है, तो इसका फायदा फिर अपोजिशन ने उठाया। अपोजिशन सारा का सारा एक साथ आ गया एंड इट वाज लेड बाय जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के अंडर लीडरशिप के अंडर अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी साथ आ गई एंड दे डिमांडेड द रेजिग्नेशन ऑफ इंदिरा गांधी। उन्होंने इंदिरा गांधी का इस्तीफा मांगा और उन्होंने एक मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन किया दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में ऑन 25 जून 1971 में। और जयप्रकाश नारायण ने अनाउंस किया नेशन वाइड सत्याग्रह को भी। एंड उन्होंने आर्मी, पुलिस और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ये भी बोला कि अब इंदिरा गांधी तो हमारी प्रधानमंत्री रही नहीं, तो इलीगल और जो इमोरटल वो ऑर्डर दे रही है उनको ना ओबे किया जाए। अब इसी के रिस्पॉन्स में हमारी जो सरकार थी उन्होंने एक बहुत ही बड़ा कदम लिया। उन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी ऑन 25 जून 1975 में। जो स्टेट ऑफ इमरजेंसी थी वो आर्टिकल 352 के अंडर आती है कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल 352 ऑल ओवर द इंडिया लागू हो गया था। अब जब इमरजेंसी लगती है उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कुछ स्पेशल पावर्स देता है हमारी गवर्नमेंट को। सबसे पहले तो वो ये स्पेशल पावर देता है कि गवर्नमेंट हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है और ख़त्म कर सकती है इमरजेंसी के दौरान। और साथ ही साथ जो सारी की सारी फेडरल पावर्स होती, जो पावर स्टेट के पास होती, लोकल गवर्नमेंट के पास होती, वो सारी की सारी पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास आती है, सेंटर के हाथ में आ जाती है और सारी स्टेट्स से पावर्स छीन ली जाती हैं। ये दो स्पेशल पावर्स गवर्नमेंट को मिलती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। अब क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए इमरजेंसी के वो हम देखते हैं, हमने क्या क्या चीज़ें फेस करी इमरजेंसी के दौरान। गवर्नमेंट ने हमारे जो फेडरलिज्म है और फंडामेंटल राइट्स उनको सस्पेंड कर दिया था इस इमरजेंसी में।
इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ा, बहुत सारे जो अपोजिशन के लीडर्स थे उनको जेल में डाल दिया गया और बहुत सारे एक्टिविस्ट को भी जेल में डाल दिया और अरेस्ट कर लिया गया। सस्पेंशन ऑफ सिविल लिबर्टीज, जो हमारी सिविल लिबर्टीज थी, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे उनको सस्पेंड कर दिया। और साथ में प्रेस पे भी सेंसरशिप लगा दी, फ्रीडम ऑफ प्रेस छीन ली गई। न्यूज़पेपर्स को बोला गया कि वो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेंगे कुछ भी पब्लिश करने से पहले। और इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ा, फोर्स स्टेरिलाइजेशन हुआ लोगों का दिल्ली में, स्लम्स को डिमोलिश किया गया अंडर संजय गांधी पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम। संजय गांधी जो थे वो यंगर सन थे इंदिरा गांधी के, उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया पॉपुलेशन कंट्रोल का जिसमें स्लम्स को तोड़ा गया, फोर्स स्टेरिलाइजेशन किया गया लोगों का। और साथ में गवर्नमेंट ने एक्सटेंसिव यूज़ किया प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोविजन को। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर जो गवर्नमेंट होती है उसके पास राइट होता है कि वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने कुछ क्राइम कमिट किया है, बट इस बेसिस पे अरेस्ट कर सकती है कि गवर्नमेंट को शक है उस इंसान पर कि वो आगे जाकर फ्यूचर में कोई क्राइम कमिट कर सकता है। तो इस बेसिस पे बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर्स को अरेस्ट किया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर। और साथ में ही 42nd अमेंडमेंट वॉज ऑल्सो पास्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट किया गया और उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वन ऑफ द चेंजेस इज, जो हमारे ड्यूरेशन था लेजिस्लेचर का इंडिया के अंदर, वो पहले 5 साल हुआ करता था, उसको अमेंड कर दिया और उसको एक्सटेंड कर दिया 6 साल तक। ऐसे ही बहुत सारे चेंजेस हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंडर 42nd अमेंडमेंट एक्ट। रेजिस्टेंस टू इमरजेंसी, अब क्या क्या लोगों ने कैसे रेसिस्ट किया, कैसे प्रोटेस्ट किया इसके खिलाफ, इमरजेंसी के खिलाफ। तो बहुत सारे जो हमारे लीडर्स थे, पॉलिटिकल वर्कर्स थे और जर्नलिस्ट थे, वो अंडरग्राउंड चले गए थे, वो बैक फ्रंट जाके, मतलब फोर फ्रंट ना आके बैकग्राउंड में जाके उन्होंने प्रोटेस्ट किया। मैगजीन्स लाइक सेमिनार एंड मेन स्ट्रीम चोज टू क्लोज डाउन रेदर देन सबमिट टू द सेंसरशिप, उन्होंने सेंसर्ड न्यूज छापने की बजाय अपने आप को बंद करने का निर्णय लिया। और ग्लोबल मीडिया ने भी हम इस इमरजेंसी के टाइम पीरियड को क्रिटिसाइज किया। हमारा जो डेमोक्रेसी थी वो खतरे में थी, गवर्नमेंट जो थी वो अपने रूल्स चलाए जा रही थी, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही थी। तो इन सब चीज़ों को ग्लोबल मीडिया ने भी क्रिटिसाइज किया। रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी, अब इमरजेंसी खत्म हो गई थी, उसके बाद 1977 में इलेक्शंस हुए जिसमें द अपोजिशन फॉट इलेक्शंस ऑन द स्लोगन ऑफ सेव डेमोक्रेसी, उन्होंने सेव डेमोक्रेसी का नारा दिया और इमरजेंसी के खिलाफ लोगों ने वर्डिक्ट दिया, अपना इमरजेंसी के खिलाफ वर्डिक्ट दिया, जो कांग्रेस की इस इलेक्शंस में हार हुई। और अपोजिशन अंडर जनता पार्टी के अंडर अपोजिशन जो थी वो जीत गई एंड इट वाज लेड बाय जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस कांग्रेस फेस्ड लैंडस्लाइड डिफीट, कांग्रेस को एक भारी हार मिली और इंदिरा गांधी खुद अपनी सीट से भी हार चुकी थी, रायबरेली की उनकी जो सीट थी वहां से भी वो हार चुकी थी। और पहली बार फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड, फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी अंडर मोरारजी देसाई हमारे नए प्राइम मिनिस्टर बने। इलेक्शंस हुए 1977 में, फिर जनता पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, मोरारजी देसाई की सरकार बनी। पर क्रिटिक्स का कहना था कि जो जनता पार्टी है वो लैक करती है डायरेक्शन में, लीडरशिप में और कॉमन प्रोग्राम में। जो अपोजिशन था वो यूनाइट तो हो गया था पर उनका कोई कॉमन प्रोग्राम नहीं था। इसीलिए जो जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी मोरारजी देसाई के अंडर, वो अपनी मेजोरिटी खो चुकी थी लेस देन 18 मंथ्स में, उनकी सरकार गिर चुकी थी। उसके बाद चरण सिंह की सरकार बनी, वो भी ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाई। फिर उसके बाद फ्रेश इलेक्शंस हुए लोकसभा के इन जनवरी 1980, इन विच जनता पार्टी सफर्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव डिफीट, जनता पार्टी को उसमें हार मिली। लेगेसी, between the elections of 1977 and 1980 the party system has changed dramatically, बहुत सारे चेंजेस आए हमारे पार्टी सिस्टम में। और साथ ही साथ 1980 का इलेक्शन जो था वो कांग्रेस पार्टी जीत चुकी थी, इंदिरा गांधी जो लीड कर रही थी और नियरली वो अपनी रिपीट कर रही थी जो विक्ट्री थी 1971 में, जैसे उनको जीत हासिल हुई थी उसी मेजोरिटी वोट्स के साथ वो 1980 में भी जीती थी। इट वॉन 353 सीट्स एंड केम बैक टू पावर। अब क्या कांग्रेस भी पुरानी कांग्रेस की तरह थी, पहले जैसे कांग्रेस अपने आप को अम्ब्रेला पार्टी कहा करती थी जहाँ पे बहुत सारे लीडर्स वर्कर्स अलग अलग आइडियोलॉजीज के लीडर्स जो थे वो एक साथ रहते थे,
बट अब कांग्रेस ने अपने आप को चेंज कर लिया था और वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रही थी विद अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। कांग्रेस ने अपनी एक आइडियोलॉजी को अपनाया था, उन्होंने अपने आप को सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से अपने आप को अपनाया और साथ ही साथ उन्होंने अपने आप को प्रो पुअर पार्टी कहा। इस चैप्टर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू।